हेलो एंड वेलकम। बजट हम पढ़ रहे हैं और आज है हमारा सेकंड लेक्चर बजट का। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, 2-4 मिनट में हम ऊपर ऊपर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदाज में। मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप अपनी जगह जवाब देते जाइए। बताइए, बजट का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेंशन नहीं तो वहां पे क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेट्स के लिए आर्टिकल ये, सेंटर के लिए आर्टिकल ये। बताइए, बजट में प्लानिंग होती है एक साल की, एडवांस प्लानिंग होती है कि करंट प्लानिंग होती है? एडवांस प्लानिंग होती है। जो वो एक साल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। उसको कौन कौन सा साल बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर। जो ये प्लानिंग होती है वो कौन सी चीज़ों की प्लानिंग होती है? अगर ऐसा सवाल आए आपको लिखना है रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर की। अगर ऐसा भी सवाल आए, बजट में मेन दो पार्ट्स, मेन दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो है रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर। बजट इन्हीं दो का बना हुआ होता है। अगर ये सवाल आए कि एक साल के लिए प्लानिंग करते हैं लेकिन बजट में एक साल होता है कि ज़्यादा होता है, बजट में 3 साल का डाटा होता है। प्लानिंग असल में इस फ्यूचर साल की होती है, पिछले 2 साल थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बजट कौन से वर्ड से निकला है? बुगीटी से। बुगीटी का मतलब क्या होता है? लेदर बैग। अच्छा, बजट का जो ये लेदर बैग में रख रख के जाना था पार्लियामेंट में, वो इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर ने ख़त्म किया और रेड क्लॉथ लेके नेशनल एम्बलम उसके ऊपर था, उसी में बजट में रख के पार्लियामेंट में पेश किया। वो कौन सी फाइनेंस मिनिस्टर है? इंडिया की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन। वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी है, पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी है जिसने ये किया क्या, लेदर बैग की प्रैक्टिस को खत्म करके। 2019 में हुआ। करंट थोड़ा सा डाटा है तो ये इसमें बजट लिया, रेड क्लॉथ जिसके ऊपर नेशनल एम्बलम का साइन था। अगर ये सवाल आए कि पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है तो आपके सामने, पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है तो आपके सामने। फाइनेंस मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, याद रखना। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? प्रेजेंट, ये निर्मला सीतारमन, जिसने प्रेजेंट किया बजट को। किस में? इसमें पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया बजट को, लेकिन किस में लेके? इसमें लेके। ओके, अब ये आपके सामने आर्टिकल्स है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आर्टिकल ये बात करता है, ये बात, ये बात, ये बात, ये बात। ये आर्टिकल्स हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ऐसा सवाल आया कि 2017 से पहले पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग था, 2017 में क्या हुआ? मर्ज किया गया। अब यूनियन और रेलवे बजट इकट्ठे आते हैं। अगर ऐसा सवाल आया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिनिस्टर्स पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं पैसे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। अगले साल के लिए खर्चे के लिए पैसे, खर्चे के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, तो मैंने नीचे एक्सपेंडिचर लिखा। क्यों? क्योंकि खर्चे की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद रिसेप्ट की बात होके फिर आप बताइए कि फरवरी में बजट को प्रेजेंट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन 1 फरवरी के लास्ट फरवरी, याद रखना, 1 फरवरी को ही आजकल बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को ही आजकल। लेकिन 2016 से पहले पहले क्या था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी पे बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता था। अच्छा, बजट को इंट्रोड्यूस कर जाना मतलब फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करना। कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? पार्लियामेंट में। कौन इंट्रोड्यूस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। किसके रिकमेंडेशन पे ये इंट्रोड्यूस करता है बजट को? प्रेसिडेंट के। कहां पे इंट्रोड्यूस करता है? किस किस हाउस में पहले जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में बिल, फाइनेंस बिल या बजट को रख के ही कुछ किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है वो। बताओ, बजट स्पीच देता है। बजट स्पीच कहां पे दी जाती है? लोकसभा में। कौन देता है बजट स्पीच? फाइनेंस मिनिस्टर। बजट स्पीच देने के बाद ही उसी दिन पे सेम कॉपी चली जाती है कहां पे? राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में किसका ताकत है ज्यादा बजट के केस में? लोकसभा को। राज्यसभा को कम। क्यों? क्योंकि वो वोटिंग नहीं कर सकते, डिस्कशन कर सकते हैं। ये डिस्कस भी और वोटिंग भी कर सकते हैं। आप बताइए कि कितने दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा को ये बिल को वापस देना चाहिए लोकसभा के? 14 डेज। अच्छा, जो राज्यसभा ने डिस्कशन करके रिकमेंडेशन दे दी और बिल को वापस भेजा 14 डेज के अंदर अंदर, वो रिकमेंडेशंस, वो राय राज्यसभा की लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग है कि नॉट बाइंडिंग है? आपको लिखना है नॉट बाइंडिंग है। लोकसभा की अपनी मर्जी, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं राज्यसभा की रिकमेंडेशन, राज्यसभा की राय, राज्यसभा की बातें,
रिजेक्ट भी कर सकते हैं राज्यसभा की रिकमेंडेशंस। अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा से लोकसभा ये बिल नहीं आई तो लोकसभा बोलता है हाँ भाई राज्यसभा ने पास कर ली, हमारे पास बिल आ गई, समझो बिल आ गई, उनके हाथ में कोई ताकत है ही नहीं। अगर सवाल आए राज्यसभा के पास ताकत ज़्यादा है कि लोकसभा के पास ताकत ज़्यादा है, आपको लिखना है लोकसभा। अगर सवाल आए कि अगर सवाल आए कि लोकसभा जो है वहां पे एक बिल बनती है पहले जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, वो अप्रोप्रिएशन बिल क्या होती है और कौन सा आर्टिकल उसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 114। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होती है, ऐसी बिल जो पार्लियामेंट अप्रूवल देता है कि हां गवर्नमेंट निकाल सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा। अप्रोप्रिएशन अप्रूव, पार्लियामेंट अप्रूव करता है विड्रा करो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इतना पैसा, इससे ज्यादा पैसा विड्रा नहीं कर सकते जो अप्रोप्रिएशन बिल में है, उतना आप बिल को पैसे निकालिए। अब आप मुझे बताइए अप्रोप्रिएशन बिल में पैसे निकालने हैं मतलब एक्सपेंडिचर की बात करता है, पैसे निकालने की बात करता है, क्योंकि जो खर्चा करेंगे ये मिनिस्टर्स, पैसे निकाल के खर्चा करेंगे मिनिस्टर्स, खर्चा करेंगे मतलब एक्सपेंडिचर करेंगे मिनिस्टर्स। अच्छा, वो एक्सपेंडिचर भी इसी में आता है अप्रोप्रिएशन बिल में, वो एक्सपेंडिचर जो ऊपर पड़ा डिमांड फॉर ग्रांट्स और कुछ चार्जेड एक्सपेंडिचर भी होता है। अप्रोप्रिएशन बिल में टोटल एक्सपेंडिचर होता है, एक तो जो डिमांड की थी इन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट्स जो ऊपर मैंने पढ़ा ये, और चार्जेड एक्सपेंडिचर। चार्जेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो नॉन वोटिंग एक्सपेंडिचर हो, जो तो खर्चा करना ही हो, जो कि सैलरीज वैलरीज बाकी चीजें जो होती है, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को या बाकी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल जब ये टोटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारी ऐसे बातें भी हैं ना जो मैंने नहीं बोली क्योंकि बहुत कुछ है बीच में यार, बजट को अगर हम पॉलिटी एंगल से पढ़ेंगे ना तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो देखो आप इस बात को समझो, लेकिन कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी है, ठीक है। ये अप्रोप्रिएशन बिल जो है ये अगर पास हो जाएगी, बजट पास हो गया बोलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कुछ भी पास नहीं होता। ये हम आज पढ़ेंगे, ये हमें अब पढ़ना है, याद रखना। प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा तब तक बिल पास नहीं की जा सकती। पढ़ेंगे इसके बारे में। बजट पास हो गया मतलब प्रेसिडेंट जब साइन करेगा, एसेट देगा, फिर पास हो गया। लेकिन नॉर्मली बजट पास अगर हो जाता है मई और जून में, पैसे कब चाहिए इन मिनिस्टर्स को, ऊपर डिमांड फॉर ग्रांट्स जो करते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो करते हैं 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को पैसे चाहिए मिनिस्टर्स को, मगर मई जून में बजट पास हुआ। अब 1 अप्रैल से लेके मई जून तक खर्चा चलाना है, खर्चा निकालना है, मिनिस्टर्स को पैसे चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, वो एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं, पार्लियामेंट की इजाजत की वजह से वो पैसे निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। कौन सा आर्टिकल ये वोट ऑन अकाउंट की ताकत देता है पैसे निकालना एडवांस में जब तक बजट पास ना हो, आर्टिकल 116। अब हमें आगे पढ़ना है। 7 मिनट में हमने ये रिवाइज किया। चलिए, ये जो बजट है इसको हम आगे पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। मैंने लास्ट में बोला था कि प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा तब तक बजट या बिल पास नहीं होती। समझो इस बात को, कोई भी बिल हो, बिल को लोकसभा में और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बिल पास हुई राज्यसभा और लोकसभा में, मान लिया पास हुई, ये आती है फिर प्रेसिडेंट के पास। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब तक इस बिल को साइन ना करे, एसेंट ना दे, ये बिल तब तक एक्ट नहीं बन जाती है। और बिल कब एक्ट बनेगी, जब प्रेसिडेंट साइन करेगा, ठीक है। और जब एक्ट बन जाती है फिर ये कंट्री के ऊपर लागू हो जाता है, जो पार्लियामेंट ने पास किया था। तब तक नहीं होगा जब तक ये बिल एक्ट नहीं बनेगी, जब तक इस बिल को, एक्ट कौन बनाता है इस बिल को, साइन करके कौन बनाता है इसको, जब तक प्रेसिडेंट साइन ना दे। ओके, आर्टिकल 111 बात करता है बिल्स के एसेट के बारे में, साइन के बारे में। और साइन कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, सेंटर के मामले में, स्टेट के मामले में गवर्नर करता है। प्रेसिडेंट जब साइन करता है बिल्स को तो 3 ताकत उसके पास, वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल है इसके बारे में, मैं पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। वीटो पावर्स, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो वगैरह वीटो। इंडिया में कुछ वीटो चलते हैं, यूएसए में कुछ वीटो चलते हैं, लेकिन हमें उधर नहीं जाना। सिर्फ सिंपल इतना दिमाग में रखो, सिंपल याद रखो, क्या कि प्रेसिडेंट साइन करेगा, एसेंट देगा, उसके पास 3 पावर होते हैं इस मामले में। क्या 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 क्या, पहला, वो बिल को साइन कर सकता है, और जब बिल को एसेंट मिलेगा, साइन मिलेगा, वो बिल बनेगी एक्ट। और ये मैंने आपको बोला, उसके पास ये भी पावर है कि वो बिल को विदहोल्ड रख सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, बिल को विदहोल्ड या रिजेक्ट कर सकता है।
उसके पास और एक पावर भी होता है, वो है बिल को रिटर्न करना। प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न भी कर सकता है। रिटर्न कहां करेगा? जहां से ये बिल आई, कहां से आई थी? लोकसभा और राज्यसभा में। प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न कर सकता है टू द पार्लियामेंट, वहां से फिर से अगर पास हुई ना, प्रेसिडेंट फिर रिटर्न नहीं कर सकता। यह भी याद रखना भाई, इसको समझना इस बात को। ये जो प्रेसिडेंट है एक बार बिल को रिटर्न कर सकता है, मगर अगर वो बिल फिर से पास हुई तो प्रेसिडेंट उसको दूसरी बार रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन याद ये भी रखना कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट एक बार भी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट बिल को रिटर्न नहीं कर सकता एक बार भी मनी बिल के केस में। यह मनी बिल हम पढ़ेंगे, याद रखना। जो ये मनी बिल है उसमें प्रेसिडेंट साइन दे सकता है, विद होल्ड रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता भाई। बिल को रिटर्न नहीं किया जाता है, ठीक है। अब कुछ और चीजें हैं। मुझे एक बात बताओ, आपके लिए एक सवाल है। गवर्नर के पास भी यही पावर है कि वो भी बिल को एक्ट बनाता है, वो भी एसेंट देता है, विदहोल्ड रखता है, रिटर्न करता है, लेकिन उसके पास और एक पावर भी होता है एक्स्ट्रा। पता है क्या? वो अपने स्टेट के अंदर की बिल को रेफर कर सकता है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर बिल प्रेसिडेंट के पास आई ना, गवर्नर के सारे पावर खत्म। ऐसा नहीं हो गवर्नर बोले अरे अब मुझे याद आया क्या करना था, अरे मुझे बिल वापस दे दो, नहीं हो सकता। फिर भाई गवर्नर ने दे दी, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गई, और प्रेसिडेंट के पास उस बिल के, स्टेट्स के बिल के मामले में बहुत ज्यादा ताकत होता है। पता है क्या खास बात बताऊं? कि वो स्टेट्स के वाली बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास की, उसको ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, ये भी कर सकता है, मगर प्रेसिडेंट उसको रिटर्न भी कर सकता है। एक बार उन्होंने फिर पास की, नॉर्मली प्रेसिडेंट को साइन देना पड़ता है फिर, लेकिन प्रेसिडेंट दूसरी बार रिटर्न कर सकता है, फिर से रिटर्न 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 रिटर्न, जितनी बार प्रेसिडेंट चाहे रिटर्न करेगा स्टेट्स की बिल को। अब ये एक्स्ट्रा था, चलो छोड़ दो इस बात को, फिलहाल हम जाएंगे इकोनॉमिक्स पे ही। क्या करूं, बहुत सारी बातें अभी भी दिमाग में आ रही हैं, लेकिन नहीं बोलूंगा अब, नहीं बोलूंगा। देखो अब ये जो आर्टिकल 115 है, ये बात करता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में। एडिशनल ग्रांट्स चाहिए, एक्स्ट्रा ग्रांट्स चाहिए। वैसे अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अंदर पढ़े तो उसके अंदर टाइप्स भी हैं, लेकिन वो पॉलिटी का पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो एडिशनल ग्रांट्स है, एक्सेस ग्रांट्स लिए जाते हैं, मतलब कि शॉर्ट में आप बोलो कि मिनिस्टर्स को एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स से वो दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बात करेंगे आगे भी, टेंशन मत लीजिए। फाइनेंस बिल आपके सामने है। आपने अभी देखा ऊपर आर्टिकल 1 बात करता है फाइनेंस बिल के बारे में। कौन सा आर्टिकल? 117। और आर्टिकल नंबर 110 बात करता है मनी बिल के बारे में। अब आपके सामने ये आर्टिकल 110 है मनी बिल, आर्टिकल 117 है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, आर्टिकल 117 क्लास 3 फाइनेंशियल बिल सेकंड। अब इनमें डिफरेंस करेंगे हम। कुछ बच्चे बोलेंगे शायद ये ज़्यादा डीप हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंस आपको फिर आगे समझ ही नहीं आती। ये डिफरेंस आपको पॉलिटी के अंदर नहीं समझ आती, तो यहां पे पढ़ोगे ना तो दूर से दिमाग में फिट हो जाएगा। और कुछ बातें हैं जो मैं खास खास बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, डरना नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। ओके सर, बहुत बार सुना है मनी बिल, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड, लेकिन डिफरेंस कभी समझ नहीं आया। अक्सर ये बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं, मैंने देखे। देखो याद रखना, आर्टिकल 110 तो बात करता है, आर्टिकल 117 क्लास 1 और आर्टिकल 117 क्लास 3। क्लास 3 इसके बारे में बात करता है फाइनेंशियल बिल सेकंड, क्लास 1 इसके बारे में बात करता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। तीनों के तीनों को बोलते हैं फाइनेंशियल बिल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सवाल आया था ये शायद यूपीएससी में आया था एक बार, यूपीएससी सीडीएस होता है ना एग्जाम, उसमें। आप बताइए, ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, ये सही है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स? कौन सा सही है? सर ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, ये सही है। फाइनेंशियल बिल्स सारे के सारे, ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, ये गलत है सर। फिर से बोलूंगा, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स सही है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बिल्स के अंदर है ये मनी बिल। लेकिन आर फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, वो तो गलत है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बिल्स बाकी भी है ना, तो ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स नहीं बोल सकते, वो गलत है। लेकिन हाँ, मनी बिल जितने भी हैं वो इसके अंदर आते हैं, वो फाइनेंशियल बिल्स हैं। अच्छा, मनी बिल्स को हम आगे समझेंगे, ठीक है। ओके,
अब हम देखेंगे जो ये मनी बिल है वो क्या होती है। आर्टिकल 1110 के अंदर लिखा हुआ है कि टैक्सेस के बारे में कोई बात हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में कोई बात हो, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में कोई खास बात हो, खास बात जैसे कि टैक्सेस के बारे में इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, एबॉलिशन ऑफ टैक्स, अल्टरेशन ऑफ टैक्स, रेगुलेशन ऑफ टैक्स या रिमिशन ऑफ टैक्स, वो सारा आता है मनी बिल के अंदर। इसी तरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालना और पैसे भरना वो भी आता है मनी बिल आर्टिकल 1110 के अंदर। इसी तरह बोरोइंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मेन बात आप याद रख लीजिए, टैक्स के बारे में और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में कोई खास बात हो, आर्टिकल 1110 के अंदर वो बातें हैं, उस बिल को बोलते हैं मनी बिल। और नीचे हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस क्या है। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में क्या होता है सर? फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जिसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है वो बोलता है कि आर्टिकल 1110 के साथ अगर कोई एडिशनल एक्स्ट्रा क्लाज लगा हो, आर्टिकल 1110 के साथ अगर कोई अदर मैटर लगा हो, जैसे कि जनरल लेजिस्लेशन का कोई मैटर हो, तो आर्टिकल 1110 के साथ कोई एक्स्ट्रा बात अगर जुड़ी हो तो वो नॉर्मली बनता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या है? डिफरेंसेस हम देखेंगे, अच्छी तरह समझ आएगा। फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या है कि ये एक ऑर्डिनरी बिल की ही तरह होती है। फाइनेंशियल बिल सेकंड, इसमें कोई ऑर्डिनरी बिल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल सेकंड में? कि ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करता, प्रेसिडेंट पहले नहीं बोलता हाँ भाई बिल को इंट्रोड्यूस करो, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, हाँ भाई बिल को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, प्रेसिडेंट की इजाज़त नहीं चाहिए। तो ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की इजाज़त नहीं चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल बिल सेकंड में ऑर्डिनरी बिल अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड करे तो ऑर्डिनरी बिल के जैसे फीचर हैं, लेकिन ऑर्डिनरी बिल के जैसे फीचर हैं, लेकिन अगर ये एक एडिशनल फीचर हम जोड़े वो बनाती है फाइनेंशियल बिल सेकंड। ऑर्डिनरी बिल के जैसी है फाइनेंशियल बिल सेकंड, मगर आप अगर ये एडिशनल एक फीचर जोड़ोगे कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, वो बनाता है फाइनेंशियल बिल सेकंड। डिफरेंसेस पढ़ के समझ आएगा पूरा। ये बिल मनी बिल जो है उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल गवर्नमेंट। राज्यसभा में वैसे इंट्रोड्यूस नहीं होती, वो हम पढ़ेंगे, सॉरी। इतना समझो आप कि गवर्नमेंट बिल है। ये क्या है? गवर्नमेंट बिल मतलब मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में ये बिल, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में बिल, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। अब ये भी गवर्नमेंट बिल है, फाइनेंशियल बिल सेकंड भी, सॉरी फाइनेंशियल बिल फर्स्ट भी, उसको भी मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा। अरे पार्लियामेंट में दो बंदे होते हैं, एक होता है मिनिस्टर जिसको बोलते हैं पब्लिक पर्सन, दूसरा होता है प्राइवेट पर्सन जो अदर देन मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं ना, एमपीज में दो कैटेगरी है, एक मिनिस्टर्स एक नॉन मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करे तो गवर्नमेंट बिल, और मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट बिल। ये फाइनेंशियल मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में ये सेम है कि दोनों केसेस में ये मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करता है। अगर सवाल आए मनी बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेगा, नीचे होगा मिनिस्टर, नीचे होगा नॉन मिनिस्टर, ठीक है, या प्राइवेट मिनिस्टर जिसको बोलते हैं प्राइवेट मिनिस्टर, तो आपको लिखना है मिनिस्टर, या लिखना है पब्लिक मिनिस्टर, या लिखना है आपको गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल बिल सेकंड भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, इसीलिए गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। अब फाइनेंशियल बिल थर्ड में कोई भी बंदा बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, पार्लियामेंट में एमपी होना चाहिए, वो गवर्नमेंट पर्सन भी हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है, वो प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है। अब एमपी, प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। अब याद रखना इसको कि यहां पे ये वाली बिल जो है मनी बिल, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ लोकसभा में, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, लोकसभा में। हाँ, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट भी सेम है, इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में ही। लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 का क्या मसला है? इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है ये फाइनेंशियल बिल सेकंड। और ये सारी चीजें ऑर्डिनरी बिल में भी आती हैं, लेकिन एक चीज डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया, यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है।
प्रेसिडेंट ये लिखा है ना, अच्छा देखो अब तीसरा यही है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मनी बिल। लेकिन प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही यहां पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही फाइनेंशियल बिल सेकंड भी इंट्रोड्यूस होती है। मतलब तीनों बिल्स के केस में एक बात कॉमन है, आपने ऊपर नीचे कहीं एक बात कॉमन नहीं देखी, लेकिन ये एक बात कॉमन है कि तीनों बिल्स में प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से ही बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस वर्ड भी लिखा है मैंने, ताकि नोट अगर कोई बनाता है तो समझ आ जाए। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में ये तीनों बिल्स। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता है, कांट रिटर्न नहीं कर सकता रिटर्न मनी बिल को। प्रेसिडेंट कर सकता है रिटर्न फाइनेंशियल बिल सेकंड को, फर्स्ट को। प्रेसिडेंट कर सकता है रिटर्न फाइनेंशियल बिल सेकंड को। समझ आया? अच्छा सर, अभी तक हमने ये देखा कि ये दो सेम है, लेकिन यहाँ पे एनी मेंबर, यहाँ पे लोकसभा में, यहाँ पे लोकसभा में, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा, इन दो सेम है। लेकिन ये भी सेम तीनों जगह, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता पार्लियामेंट में। इनमें कर सकता है प्रेसिडेंट रिटर्न। लेकिन याद रहे, एक ही बार प्रेसिडेंट रिटर्न करता है, उसके बाद प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता पार्लियामेंट की बिल क्यों। ठीक है, अगर स्टेट की पहुंचे प्रेसिडेंट के पास गवर्नर के थ्रू, फिर तो कर सकता। लोकसभा पावरफुल है मनी बिल के केस में, क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस भी आप वहीं पे करते हो। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता, तो लोकसभा के पास ही बहुत ज़्यादा पावर होता है। राज्यसभा के पास थोड़ा सा रोल होता है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में, जैसे कि राज्यसभा भी अमेंडमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है, वोटिंग कर सकता है, थोड़ा सा पावर होता है। लेकिन यहां पे भी राज्यसभा को भी पावर होता है। तो इन दोनों केसेस में आप बोल सकते हो राज्यसभा के का भी हक है कि वो अमेंडमेंट करे, वो डिलीट करे, वो ऐड करे, वो वोटिंग करे, वो डिस्कशन करे। लेकिन इस काम मामले में वोटिंग राइट इन्हीं के पास है, लोकसभा के पास ही। मनी बिल के मामले में, ये दो बिल्स के मामले में राज्यसभा के पास भी पावर है। राज्यसभा आल्सो क्यों लिखा है? क्योंकि कहीं आप ये ना सोचो कि राज्यसभा का रोल है, लोकसभा का नहीं है। भाई, लोकसभा बहुत पावरफुल बॉडी होती है यहां पे, लेकिन राज्यसभा का भी बराबर रोल है, राज्यसभा का भी रोल है बराबर। अच्छा, अब हम जानेंगे आगे। देखो, राज्यसभा का भी रोल है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, राज्यसभा का भी रोल है, ज्वाइंट सिटिंग होगी। राज्यसभा का रोल नहीं है, लोकसभा ही पावरफुल है, तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। समझो इस बात को। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? ये लोकसभा, ये राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ज्वाइंट सिटिंग कब होती है? बिल यहां से निकलती है, यहां जाती है, लेकिन इनको ये पसंद नहीं होती, ये बिल को चेंज करते हैं, ऐसे बनाते हैं बिल को। फॉर एग्जाम्पल, फिर ये बिल को चेंज की, अमेंडमेंट की, अब ये वापस आती है बिल इनके पास। फॉर एग्जाम्पल, अब इनको आगे चेंज नहीं, समझ नहीं आया, इन्होंने इस बिल को फिर से अमेंडमेंट की और फिर से वापस बनाया। हो गया ना झगड़ा, हो गया ना झगड़ा। जब झगड़ा हुआ दो हाउसेज में, तब ज्वाइंट सिटिंग होती है, ताकि ये झगड़ा आप खत्म कीजिए वोटिंग से, कंबाइंड वोटिंग से। लेकिन जब दोनों के पास पावर हो तब झगड़ा होगा। लेकिन यहां पे पावर है क्या लोकसभा, राज्यसभा के पास? इसलिए झगड़ा ही नहीं, नो ज्वाइंट सिटिंग। यहां पे राज्यसभा के पास भी पावर है तो ज्वाइंट सिटिंग होंगे, यहां पे राज्यसभा भी कुछ चेंजेस देगा तो ज्वाइंट सिटिंग होंगे। लेकिन यहां पे राज्यसभा के चेंजेस एक्सेप्ट करे लोकसभा या ना करे, ये उसकी मर्जी। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो इसको देख के आपको लगता होगा कि ये बजट जो है वो है मनी बिल। याद रखना, सवाल अगर आया ना, बजट क्या है? फाइनेंशियल बिल है बजट। फाइनेंशियल बिल 1 नहीं, 2 नहीं, ऐसा नहीं। अगर नीचे आएगा ऑप्शन बजट क्या है, आपको लिखना है फाइनेंशियल बिल। अगर नीचे ऐसा ऑप्शन होगा बजट क्या है, फाइनेंशियल बिल ऑप्शन नहीं होगा, नीचे होगा मनी बिल, ये और ये, तब जाके आपको मनी बिल को लिखना है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही आता है, सिर्फ फाइनेंशियल बिल होता है और ऑर्डिनरी बिल वहां से होती है। ठीक है, अच्छा सर, दोनों के दोनों आ गए तो वहां पे आंसर देगा वो कि बोथ ए एंड बी, और इतना ज्यादा वो घुमाते नहीं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अब बताइए आगे सर। देखो 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 देखो, अगर ये पास नहीं हुई ना मनी बिल, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अगर ये पास नहीं हुई ना फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया वो कौन है? वो सर गवर्नमेंट का बंदा है, वो मिनिस्टर है, वो गवर्नमेंट का बंदा है, वो मिनिस्टर है। इसलिए मिनिस्टर जो बात बोले उसको अपनी मिनिस्ट्री,
अपने मिनिस्टर सपोर्ट तो करने चाहिए। अगर अपने मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और बिल पास नहीं होगी, तब लगेगा ना शायद गवर्नमेंट के अंदर कुछ मसला है। और जब मिनिस्टर्स के अंदर कुछ मसला होती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न है गवर्नमेंट के रिज़ाइन करने पे, तो पढ़ेंगे। आपने सुना होगा ना, मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोकसभा का। वो सपोर्ट यही होता है कि जब लोकसभा को लगे कि हाँ मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, गवर्नमेंट टूट गई। चलो अब हम पॉलिटी में जा रहे हैं। मकसद की बात है, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर ये पास नहीं हुई। क्यों? वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है भाई गवर्नमेंट की बिल चली नहीं, मतलब गवर्नमेंट को मेजॉरिटी है ही नहीं, गवर्नमेंट की कोई मानता ही नहीं। अरे गवर्नमेंट की पास नहीं हुई बिल, मतलब गवर्नमेंट के अंदर कोई टकराव हो रही है, मतलब ये जो गवर्नमेंट है वो टूट रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है अगर ये पास नहीं हुई। अच्छा, यहां पे कोई भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। तो अगर ये पास नहीं हुई, गवर्नमेंट रिजाइन करेगा कब? जब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे फाइनेंशियल बिल सेकंड को। हाँ, अगर प्राइवेट बंदे ने, किसी ने, एमपी ने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंशियल बिल सेकंड को, फिर कोई मसला नहीं, बिल पास हो जाए या बिल पास ना हो जाए, किसी का रिजाइन नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल बिल 2 भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, मतलब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, फिर जाके अगर वो पास नहीं हुई तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। लिखा है मैंने, अगर वो मिनिस्टर बिल होगी, अगर वो गवर्नमेंट बिल होगी, अगर वो मिनिस्टर ने डाली, तब जाके गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर ने डाली, बिल पास नहीं हुई, मतलब इनको मेजॉरिटी है ही नहीं, इनको मेजॉरिटी सपोर्ट है ही नहीं। अब कराओ फिर इनको रिजाइन। अब यहां तक तो समझ आया ना? अच्छा, अब हम आएंगे इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे। अब मजा आएगा, अब आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब हमें पढ़ना है रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर के दरमियान क्या क्या है, कहां से रिसेप्ट आता है, कहां से एक्सपेंडिचर जाता है, ये पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको देख लो, क्योंकि टाइम हो गया, मेरे हिसाब से आधा घंटा हो गया। आप इसको देख लो एक बार, यूनियन बजट के अंदर क्या क्या होता है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब आपको और 2 लेक्चर्स आएंगे मेरे हिसाब से, या बड़ा एक लेक्चर आएगा तो खत्म करेंगे, या छोटे छोटे 2 लेक्चर आधे आधे घंटे के आ जाएंगे। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन बस इतना दिखाऊंगा। यूनियन बजट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, रिसेप्ट्स और एक्सपेंडिचर। रिसेप्ट होता है गवर्नमेंट के पास पैसे आना, एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट से पैसे जाना। कहां कहां से रिसेप्ट होता है, कहां कहां से खर्चा होता है गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। आप टेंशन मत लीजिए, हर एक बात कवर करेंगे हम आपको। ठीक है, यहां तक समझ आ गया ना? चलिए, मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। और एक बात कहूंगा, याद रखना, आप घर में खुद ही जाके थोड़ा सा तैयार किया करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि हमें यूनियन बजट पढ़ना है, अब हमें कल ये पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ना है, आपके सामने नोट है, थोड़ा सा पहले ही पढ़ लिया करो ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। ठीक है, और अगर कोई इशू है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम वो इशू आपका देख लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।